गुड मॉर्निंग बच्चों। एससी एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज अपने क्लास 12th एग्रीकल्चर में बायोलॉजी का लेसन नंबर 2 जिसका पार्ट 5 पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में अपने जो पार्ट 4 पढ़ा था उसमें अपने जैव वैद्युत कण संचलन विधि पढ़ी। मतलब इस विधि द्वारा क्या जो डीएनए है उसके किस तरह से खंड बनाए जाते हैं अपने उनके बारे में पढ़ा था। उसके बाद में अपने पीसीआर यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इसके बारे में पढ़ा था। तो आज अपने उसके आगे जो खंड तैयार हो गए जिससे कि पुनर्युग्मित डीएनए बन गया। अब उस पुनर्युग्मित डीएनए को आगे पादपों में और जीवों में कैसे स्थानांतरित करना है जिससे कि वो ट्रांसजेनिक पादप या जंतु बन जाए। तो उन्हें स्थानांतरित करने की आज विधियां पढ़ेंगे। तो नोट करेंगे आप ट्रांसजेनिक जीव उत्पादन इनके कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण। तो ट्रांसजेनिक जीव और पादप है उसे किन विधियों से अपने प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके लिए ये विधियां अपने पढ़ेंगे। तो लिखेंगे जीन स्थानांतरण की विधियां। अब जो बन गए पुनर्युग्मित डीएनए तो उन डीएनए को आगे स्थानांतरित किस प्रकार से किया जाता है। तो जीन स्थानांतरण की विधियों को 2 भागों में बांटा गया है। कितने 2 भागों में बांटा गया है जिसमें एक नंबर है वाहक अणु रहित या प्रत्यक्ष रूपांतरण। मतलब इसमें जो पुनर्युग्मित डीएनए है उसको पहले वाहक में नहीं स्थापित किया जाएगा, उसे क्या सीधा ही कोशिका के अंदर प्रवेश करवा दिया जाता है। इस कारण इसे प्रत्यक्ष रूपांतरण भी कहा गया। मतलब सीधे ही डीएनए को कोशिका में प्रवेश करवा देना। फिर इसके बाद में सेकंड नंबर है वाहक अणु मध्यस्थ या अप्रत्यक्ष रूपांतरण। तो स्थानांतरण की दूसरी विधि कौन सी है जिसमें क्या पुनर्युग्मित डीएनए को वाहक में प्रवेश करवाकर फिर उसे आगे किसी जीव या पादप में स्थानांतरित किया जाता है। तो उसे क्या कहते हैं अप्रत्यक्ष रूपांतरण। तो जीन स्थानांतरण की 2 विधियां हैं, प्रत्यक्ष रूपांतरण और अप्रत्यक्ष रूपांतरण। तो अपने जीन स्थानांतरण की जो प्रत्यक्ष रूपांतरण है पहले उस विधि के बारे में पढ़ेंगे कि उसमें किस प्रकार से जीवों को कोशिका में प्रवेश करवाया जाता है। तो वाहक अणु रहित या प्रत्यक्ष रूपांतरण इसके बारे में आपने नोट करना है। जब डीएनए को जैविक वाहक या कारक की सहायता के बिना कोशिका में प्रवेश करवा दिया जाता है तथा स्थायी रूपांतरण प्राप्त करने की प्रक्रिया को सीधा जीन स्थानांतरण कहते हैं। किसे कहते हैं सीधा जीन स्थानांतरण। जब डीएनए है उसको किसी जैविक कारक या वाहक की सहायता के बिना ही कोशिका में प्रवेश करवा दिया जाता है तो उसे सीधा रूपांतरण या जीन स्थानांतरण कहा जाता है। अब जो वाहक अणु रहित या प्रत्यक्ष रूपांतरण है इसकी भी आगे और विधियां हैं, यानी किस कौन कौन से तरीके हैं जिनके द्वारा डीएनए को कोशिकाओं में सीधा प्रवेश करवा सकते हैं। तो उसकी विधियां निम्न हैं जिसमें सबसे पहले कौन सी विधि है इलेक्ट्रोपोरेशन विधि। कौन सी विधि इलेक्ट्रोपोरेशन विधि। तो इलेक्ट्रोपोरेशन विधि क्या है, इसमें क्या क्रिया की जाती है। तो इसमें लिखना है इस विधि में पादप कोशिका निलंबन को, मतलब जो पादप की कोशिका है उसका एक तरह से निलंबन यानी खोल हो गया, उस निलंबन को यानी जैविक पूरा पदार्थ को किसमें रख दिया जाता है पादप कोशिका को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, यानी उसको ऐसे माध्यम में रखा जाता है जिसमें कि अपने करंट प्रवाहित कर सके यानी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सके। विद्युत क्षेत्र यानी झटका दिया जाता है इसको विद्युत का। तो इस प्रकार कोशिका को पहले किसमें विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है जिसके परिणाम स्वरूप जिसके बारे में क्या होता है डीएनए आपको पता है क्या होता है ऋणावेशित होते हैं कण। तो इसके बाद में क्या होता है धनायन जो कण है वो कैथोड ऋणायन होता है। तो धनायन कैथोड की तरफ, क्योंकि आपको पता है धनायन हमेशा ऋणायन की तरफ गति करता है और ऋणायन है ये एनोड की ओर गति
जिससे ध्रुवित कोशिका है उसकी भित्ति क्या अध्रुवित हो जाती है। तो सबसे पहले तो कोशिका निलंबन को विद्युत क्षेत्र में रखेंगे। जैसे करंट प्रवाहित किया तो जो धनायन थे वो कैथोड की तरफ और ऋणायन के अणु किसकी तरफ एनोड की तरफ गति करते हैं। और जो कोशिका की भित्ति होती है वो क्या हो जाती है, पहले ध्रुवित तो थी उसके बाद में क्या अध्रुवित हो जाती है। इसके बाद में क्या किया जाता है, तो इसके बाद में जो अध्रुवित कोशिका भित्ति थी, अब ये क्या करती है, अध्रुवित कोशिका भित्ति पहले ये क्या थी ध्रुवित थी, बाद में क्या होगी ये अध्रुवित होगी। तो अध्रुवित कोशिका भित्ति क्या जो पुनर्योग्य डीएन है उसको प्रवेश करने के लिए पारगम्य हो जाती है। अध्रुवित कोशिका भित्ति पुनर्योगज डीएनए, तो पुनर्योगज डीएनए को क्या प्रवेश करवाने के लिए पारगम्य हो जाती है। पुनर्योगज डीएनए को कोशिका में प्रवेश करवाने के लिए पारगम्य हो जाती है। तो ये कोशिका को क्या डीएनए एक्सेप्ट करने के लिए मतलब अंदर प्रवेश करने के लिए पारगम्य हो जाती है, पहले ये अपारगम्य होती है। अब इस विधि में जो कुछ पौधे हैं वो ट्रांसजेनिक बनाए गए। इस विधि द्वारा क्या, इस विधि से कुछ पादप जैसे कौन कौन से, तंबाकू, मक्का और जो धान है गेहूं है, इनमें क्या जीन स्थानांतरण करवाया गया, इनमें जीन स्थानांतरण किया गया। तो कुछ पादपों में जीन स्थानांतरण इस विधि से किया गया। अब इस विधि में अपने क्या करेंगे, सबसे पहले एक कोशिका ली और उस जैसे ये है एक पादप की कोशिका, क्या है ये पादप कोशिका। पादप कोशिका की ये कौन सी कोशिका, झिल्ली हो गई। कोशिका झिल्ली, और ये बाहर जो भाग होता है ये क्या होता है, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, तो कोशिका झिल्ली है उसके ऊपर कौन सी होती है, कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति को आपने किससे विद्युत क्षेत्र का झटका देना है, कोशिका भित्ति को हटाएंगे तो इस तरह से कोशिका रह जाएगी, यानी कोशिका भित्ति रहित हो जाएगी। जब ये कोशिका इस तरह से होगी, इसमें क्या जो पुनर्योगित डीएनए है वो प्रवेश करवा दिया जाता है। पुनर्योगित डीएनए को कोशिका में प्रवेश करवा दिया जाता है। तो जब प्रवेश करवाते हैं तो किस तरह से प्रवेश करवाएंगे, इसमें क्या जो वैद्युत झटका
बन जाते हैं। ये कोशिका थी, अब इसमें पुनर्योजित डीएनए को प्रवेश करवाना है। मान लो ये पुनर्योजित, ये कोशिका हो गई और ये पुनर्योजित डीएनए हो गया। अब इन दोनों को प्रवेश करवाना है, तो इसमें प्रवेश करवाने के लिए इसे क्या दिया जाता है, विद्युत का झटका दिया जाता है। तो विद्युत का झटका देने के बाद में क्या होता है, इस कोशिका में अस्थायी छिद्र बन जाते हैं। ये कैसे दिखाई देगी, इस कोशिका में जब विद्युत झटका दिया जाता है तो इस तरह से अस्थायी छिद्र बन जाते हैं। ये क्या है, अस्थायी छिद्र। जब अस्थायी छिद्र बनते हैं तो इसके माध्यम से जो डीएनए है वो डीएनए किसमें, इस कोशिका में प्रवेश कर जाता है। तो डीएनए को प्रवेश करवाने के लिए छिद्र बनाए जाते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है, कुछ समय बाद में कोशिका के अंदर आपको पता है केंद्रक भी होगा। ये क्या है, केंद्रक। तो आपको पता है डीएनए है वो कोशिका में जाने के बाद में आगे ये किस में जाएगा, केंद्रक में जाएगा। तो केंद्रक में डीएनए आगे प्रवेश कर जाता है और जो अस्थायी छिद्र होते हैं वो वापस क्या बंद हो जाते हैं, मतलब वह पुनः स्थायी प्रकार से कोशिका में बदल जाते हैं। और जो डीएनए है वो किसके अंदर, केंद्रक में चला जाता है। डीएनए किसके अंदर जाएगा, केंद्रक में जाएगा। और जो नई रूपांतरित कोशिका वो इस प्रकार से दोबारा बन जाती है। ये रूपांतरित कोशिका बन गई। तो रूपांतरित कोशिका बनाने के लिए सबसे पहले कोशिका ली, उस कोशिका की कोशिका भित्ति को गला देते हैं। गलाने के बाद में जो जब इसको कोशिका के उच्च वोल्टेज के झटके दिए जाते हैं तो इस पर अस्थायी छिद्र बन जाते हैं इस तरह से। अब इसमें जो डीएनए है वो प्रवेश कर जाता है। ये पुनर्योजित डीएनए है, ये डीएनए कोशिका में प्रवेश कर गया। उसके बाद में ये केंद्रक में चला जाता है और फिर ये अपने गुण दिखाता है और जो रूपांतरित कोशिका वो बन जाती है। तो ये कौन सी है, इलेक्ट्रोपोरेशन विधि। फिर इलेक्ट्रोपोरेशन की दो विधियां होती है। इलेक्ट्रोपोरेशन की नोट करेंगे, दो विधियां होती है। इलेक्ट्रोपोरेशन की दो विधियां हैं। मतलब इलेक्ट्रोपोरेशन को किस प्रकार से, इलेक्ट्रोपोरेशन द्वारा किस प्रकार केंद्रक को कोशिका में प्रवेश करवाते हैं। तो एक है निम्न वोल्टता और दीर्घ स्पंद। निम्न वोल्टता और दीर्घ स्पंद। स्पंदन मतलब झटका। कम वोल्ट का करंट छोड़ेंगे और लंबे समय तक झटके देंगे, यानी बार बार कम वोल्टेज का झटका देंगे तो उसे निम्न वोल्टता और दीर्घ स्पंद विधि कहेंगे। यदि वोल्टता ज्यादा रखेंगे, उच्च वोल्टता और लघु स्पंद, कम झटके देंगे लेकिन हाई वोल्टेज के देंगे, उच्च वोल्टेज के झटके देंगे। कोशिका भित्ति है उसको गलाने के बाद में कोशिका झिल्ली में जो अस्थायी छिद्र बनते हैं उन छिद्रों को बनाने के लिए हाई वोल्टेज या निम्न वोल्टेज के झटके दिए जाते हैं। ये झटके हो गए और ये वोल्टता हो गई उनकी। तो इसमें स्पंदनों द्वारा अस्थायी रूपांतरण की दर अधिक होती है। जो निम्न वोल्टता होती है, निम्न वोल्टता में क्या होता है, अस्थायी रूपांतरण की दर अधिक होती है। अस्थायी रूपांतरण दर अधिक
रूपांतरण की दर निम्नवर्तीयता में अधिक, लेकिन इसमें जो चित्र बन जाते हैं वो स्थायी रूपांतरित होते हैं। तो इसमें स्थायी रूपांतरण अस्थायी रूपांतरण अधिक होता है और इसमें स्थायी रूपांतरण अधिक हो जाता है। तो ये इसमें अंतर होता है। अब ये जो विधि है, जो इलेक्ट्रोपोरेशन विधि, इस इलेक्ट्रोपोरेशन विधि के क्या क्या लाभ हैं पादपों में, तो नोट करेंगे। इलेक्ट्रोपोरेशन विधि के लाभ, इसमें एक नंबर आपने नोट करना है, यह सस्ती, तीव्र व न्यूनतम विषाक्तता वाली विधि है। यह क्या है? एक नंबर तो यह सस्ती विधि है, दो नंबर यह तीव्र और न्यूनतम विषाक्तता वाली विधि है। यह तीव्र व न्यूनतम विषाक्तता वाली विधि है। ये इसके दो लाभ हैं। अब इलेक्ट्रोपोरेशन विधि है, इसकी हानियां क्या होती हैं? लाभ और हानियां पढ़ेंगे। तो हानियां इसमें क्या होती है? इस विधि में मुख्य हानि प्रोटोप्लास्ट की आवश्यकता होती है। इसमें क्या? एक नंबर तो इसमें प्रोटोप्लास्ट की आवश्यकता होती है। ये हानि है, यानी कि इनमें नहीं होगा प्रोटोप्लास्ट, तो उसमें ये विधि उपयोग में नहीं आ सकती। ये पादप तंत्र पर इसलिए लागू नहीं होती है। ये पादप तंत्र पर लागू नहीं होती। फिर इसकी दूसरी हानि क्या लिखेंगे? यह विधि उन पादप तंत्रों पर ही होती है जिसमें प्रोटोप्लास्ट की पुनर्जनन क्षमता होती है। यह विधि उन पादप तंत्रों पर लागू होती है जिसमें प्रोटोप्लास्ट, यानी या तो जिसमें प्रोटोप्लास्ट नहीं होगा तो उसमें यह विधि उपयोग में नहीं ली जाएगी। यदि प्रोटोप्लास्ट है तो उसकी की पुनर्जनन क्षमता अधिक होनी चाहिए। तो जिसमें प्रोटोप्लास्ट पुनर्जनन क्षमता अधिक है, तो यह विधि इन्हीं तंत्रों पर लागू होती है। तो आज अपने इलेक्ट्रोपोरेशन विधि है उसे कंप्लीट किया, यानी जो प्रत्यक्ष रूपांतरण की विधि है उसे अपने कंप्लीट किया है। और नेक्स्ट वीडियो में अपने इसकी जो प्रत्यक्ष रूपांतरण की दूसरी विधि है शॉटगन विधि, उसके बारे में पढ़ेंगे। आज अपने जितना पढ़ा है उसे अपने नोट करना है और रिवाइज करना है। थैंक यू।